जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है उनका मुकाबला बस अपने आप के साथ ही होता है। तो यस बच्चों, डर को भगाइए, जेई टोटल सीरीज के साथ अपने प्रिपरेशन का आगाज कीजिए। मेरा नाम है गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर, बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे विद 10+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। जेई टोटल के इस सीरीज को आपके सामने लाने में मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है और आई सिंसियरली होप कि आपके जेई की तैयारी के हर कदम पर इस सीरीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। राइट, तो हम दूसरे सेशन में हैं बच्चों, सेट्स इस चैप्टर के, राइट, जेई प्लस टोटल सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां पे आपको डिटेल्ड कंसेप्ट वीडियोस मिलेंगे हर एक कॉन्सेप्ट के ऑफ एवरी चैप्टर। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे, डीपीपीज होंगे, नोट्स मिलेंगे आपको और मॉक टेस्ट भी होंगे। तो एक कंप्लीट टोटल पैकेज होगा जो आपकी जेई की प्रिपरेशन के 4 चांद लगा देगा। तो आज बारी है सेट्स इस चैप्टर के सेकंड सेशन की। आई होप आपने पहला सेशन देख के कॉन्फिडेंस पा लिया होगा सेट्स के कॉन्सेप्ट्स में, सेट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें। अब लेवल अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों, और हम आज पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। बेसिक्स ऑफ सेट्स हमने पढ़ लिए हैं, जहां पे हमने देखा है कि सेट्स होते क्या हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, उनको लिखा कैसे जाता है, उनके रिप्रेजेंटेशंस, फिर उसके बाद एम्प्टी सेट्स, सिंगलटन सेट्स के बारे में हमने देखा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के बारे में हमने देखा, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में देखा, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा ऑफ सबसेट्स के बारे में हमने पढ़ा, सबसेट्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर वो सबसेट्स का जो एक कलेक्शन होता है, राइट, पावर सेट, उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके फॉर्मूले को देखा, अप्लाई किया काफी सारे प्रॉब्लम्स में। अब बेसिक्स क्लियर हो जाने के बाद आइए लेवल अप करते हैं और सेट्स के ऑपरेशंस को पढ़ते हैं, ताकि अगले सेशन में हम लोग तैयार रहें प्रॉब्लम्स को अटैक करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़ते हैं और वहां पे क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के साथ, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद हम यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, जो एक सिंपल सा थॉट है बट काफी हेल्प होगा हमें समझने के लिए, ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए। फिर वेन डायग्राम को देखेंगे, हम जो भी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उनको डायग्रामेटिकली सेट्स फॉर्मेट में देखेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे एंड लास्टली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ये सारे कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं विद द आइडिया ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। राइट, तो ये चीज समझने के लिए पहले तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कीवर्ड्स को हमने हाईलाइट किया हुआ है। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, राइट, और उनका यूनियन हमें ढूंढना है, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ all the elements of A and all the elements of B. So A और B में जो भी elements हैं, भले वो सिर्फ A में हो या सिर्फ B में हो या फिर दोनों में कॉमन हो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स यूनियन में आएंगे। एग्जाम्पल हम बिल्कुल देखेंगे ताकि और डिटेल में समझ में आए, बट यहां से हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी एलिमेंट ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, वो सारे एलिमेंट्स को हमें इंक्लूड करना है, यूनाइट करना है, इसीलिए वो वर्ड आता है यूनियन। राइट, अब इसी के साथ साथ हम इंटरसेक्शन की भी बातें कर लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जैसे वर्ड इन इटसेल्फ कहता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट, कॉमन, ये काफी वर्ड हम कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड से। सो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो जो एलिमेंट्स ए में भी हैं और बी में भी हैं, दोनों जगह पे हैं, उन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में इंक्लूड करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राइट, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है कैपिटल ए, जिसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। k एक ऐसा वेरिएबल है जो नेचुरल नंबर में है और उसका फॉर्मूलेशन 4k-1 जब भी होता है वो a का हिस्सा होता है। तो एक बार देखते हैं कि कैपिटल A को हम किस तरीके से लिखेंगे, है ना। कैपिटल A अगर k मान लो आपका नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 होता है बेटा, है ना, सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 होता है। तो अगर k को मैं 1 k के जगह पे 1 डालूंगा तो 4 into 1 is 4 and 4 minus 1 is 3, तो इसकी शुरुआत हो रही है 3 से। अब k के जगह मैं 2 लूंगा, दूसरा नेचुरल नंबर, तो 4 into 2 is 8 and 8 minus 1 is 7 my friends, right? So 7 आएगा यहाँ पे। फिर k की जगह मैं 3 लूंगा, 4 3 जा 12 minus 1 11। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि एक पैटर्न बन रहा है, 3 plus 4 is 7, 7 plus 4 is 11,
11 + 4 is 15 एंड सो ऑन, ठीक है, 19, 23 एंड सो ऑन। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा, राइट, ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा, राइट। अब सिमिलरली हम बी के बारे में लिख लेते हैं, बी के बारे में लिख लेते हैं। बी जो दूसरा सेट है वो क्या है, वो एक ऐसा सेट है जहां पे k नेचुरल नंबर्स हैं और जो आउटपुट्स हैं वो 3k हैं, 3 टाइम्स k, 3 टाइम्स एनी नेचुरल नंबर। सो 3 टाइम्स 1 is 3, so basically multiples of 3, 3 times 2 is 6, then 9, then 12, then 15, right, 18 and so on। अब अगर हमें a यूनियन b चाहिए, मतलब a यूनियन b, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो a में भी हैं और b में भी हैं, a में सिर्फ हो सकते हैं या तो सिर्फ b में हो सकते हैं, वो भी चलेगा। अब a इंटरसेक्शन भी दोनों में कॉमन होने चाहिए। कॉमन तो ढूंढना काफी आसान है, उसका पैटर्न तो दिख भी रहा है। पहले यूनियन की बातें करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने शुरू किया है 3 से, तो 3 आता है, फिर 7 लिख सकते हो आप, बट हम इसको भी साथ ही साथ देख के चलते हैं ना। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक ही बार लिखना है 3, 3, 2 बार लिख के कोई मतलब नहीं है ना, एक ही बार काउंट होता है। तो यूनियन में ये जो सेट बन रहा है उसमें एक ही बार 3 काउंट होगा। फिर 6 आएगा, हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं। 3 आएगा, ये 3 काउंट हो गया, 6 काउंट हो गया, लिख दिया हमने वहाँ पे, 7 काउंट हो गया। फिर उसके बाद 8 नहीं है, दोनों में 8 नहीं है तो वहाँ 8 नहीं आएगा। 9 है तो 9 आएगा। 10 दोनों में नहीं है, नहीं आएगा। 11 दोनों एक में तो है एटलीस्ट, तो आ जाएगा। 12 में एक में है, आ जाएगा। 15 दोनों में है, आ जाएगा। 18 इसमें है, उसमें नहीं है, आ जाएगा। 19 इसमें है, उसमें नहीं है, आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यूनियन का मतलब भले ही आप सिर्फ ए में हो, सिर्फ ए में हो जैसे 7 है, या फिर आप सिर्फ बी में हो जैसे 6, या फिर आप दोनों में हो जैसे 3, सारे के सारे एलिमेंट्स यूनियन में आ जाएंगे, क्योंकि यूनाइट हो रहे हैं ये दोनों सेट्स जो है, यूनाइट हो रहे हैं, क्लब हो रहे हैं, यूनियन हो रहा है, राइट। और जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तब हम सिर्फ उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि 3 दोनों में कॉमन है। उसके बाद अगर आप कॉमन एलिमेंट देखें तो 15 दोनों में कॉमन है, राइट, और वो सिलसिला चलता जाएगा। और इंटरसेक्शन आप उसी तरीके से लिखेंगे, 3, 15, 27 एक एलिमेंट है जो दोनों में आएगा, क्योंकि 15 + 4 23, 23 + 4 27, और यहाँ पे भी 3 के मल्टीपल में 27 आएगा, तो अगला 27। तो वहाँ पे भी पैटर्न दिख रहा है, 12 ऐड हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है, उसका अगला नंबर 39 आना चाहिए। तो आई होप सबको ये समझ में आ रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन लिखा कैसे जाता है, ढूंढा कैसे जाता है, और उनके बेसिक डेफिनेशंस क्या है, राइट। सो आई होप ये क्लियर है। और अगर क्लियर है तो अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और धीरे धीरे ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम मर्ज करते चलेंगे और प्रॉब्लम्स को जो है अटेम्प्ट करते चलेंगे। अ यूनिवर्सल सेट, जिसको यूजुअली हम कैपिटल यू की तरह लिखते हैं। अब ध्यान से इस यू को और उस यूनियन वाले यू को कंफ्यूज ना कीजिए। जब हम यूनियन लिखते हैं तब उसके लेफ्ट में और राइट में एक एक सेट होता है, ये सेट और ये सेट का यूनियन, यस, ए यूनियन बी। यहाँ पे जब हम यू लिखते हैं तो इसका सिंगल सेट का डिस्क्रिप्शन है कैपिटल यू, जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? A universal set is a set which has elements of all the related sets without any repetition of elements। इसका मतलब एक जो पेरेंट सेट होता है, जो पापा सेट होता है, उसके अंदर पूरी दुनिया बसी हुई है, इसीलिए यूनिवर्सल है ना। यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के अंदर सब कुछ बसा हुआ है। तो जो करंट प्रॉब्लम है, जो करंट सिचुएशन है, उसके आधार पर यूनिवर्सल सेट बेस्ड होता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे जो है ये दो सेट्स दिख रहे हैं हमें, ए और बी, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स का एक यूनिवर्सल सेट बनाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली यूनिवर्सल सेट आपको जनरली दिया जाता है जब हम नंबर्स की बात करते हैं, आपका रियल नंबर जो है वो एक यूनिवर्सल सेट होता है, राइट। बट आपको प्रॉब्लम में यूनिवर्सल सेट मोटा मोटी हमेशा दिया जाएगा, या फिर आपको आइडिया होगा कि हम क्या चीज़ के साथ जो है डील कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, राइट, आउट ऑफ विच 50 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, देयर आर 40 स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल, एंड देयर आर 35 स्टूडेंट्स हु प्ले टेबल टेनिस, राइट, यस। तो उसमें कोई इंटरसेक्शन है, कोई कॉमन, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे। तो वो जो एक बड़ा रेक्टेंगल हम निकालते हैं उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे वो 100 बच्चे आ गए, और फिर सर्कल्स को यूज करके, वेन डायग्राम्स को यूज करके हम जो है क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज दी पापा सेट, जहां पे हम हर एक एलिमेंट को जो छोटे छोटे सब सेट्स में है या नहीं है, उनको सबको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं,
राइट। तो अब यहाँ पे ये दो सेट्स हैं, उनका यूनिवर्सल सेट बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स वो यूनियन से कनेक्टेड होगा, बट एक बात याद रखिएगा, उस यूनियन के बाहर भी कुछ और एलिमेंट्स हो सकते हैं जो उस सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट में आएंगे। अब जैसे आप देख पा रहे हो, एक ऐसा यूनिवर्सल सेट मुझे बनाना है जिसके अंदर ए और बी ये दोनों सेट्स हैं। तो ऑफ कोर्स ए सेट में ये 3 इमोजीज हैं, तो वो तीनों इमोजीज तो ऑफ कोर्स यहाँ पे होंगे। यस, वो तीनों इमोजीज तो ऑफ कोर्स यहाँ पे होंगे, राइट। मैं उन इमोजीज को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ड्राइंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स पक्के से होंगे। वहाँ पे 3 भी है तो 3 को भी मैं लिखूंगा। सेट बी में 1 2 3 है तो यहाँ पे मैं 1, 2 लिखूंगा। वापस 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटिंग एलिमेंट्स, राइट। यस, बट ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेट सिर्फ इस यूनिवर्सल सेट से आराम से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे मान लो 4, 5 और जी लिख दूँ, स्मॉल जी फॉर गणेश, राइट, तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेट इनके सबसेट्स हैं। सो यूनिवर्सल सेट इज द ह्यूज सेट, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिसके अंदर सारे छोटे छोटे सेट्स बन रहे हैं, ठीक है। यस, तो ये सेट इसमें से निकला हुआ है, ये सेट भी इसमें से निकला हुआ है, बट और भी एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट का फंडा ये होता है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं वेन डायग्राम्स की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, मैक्सिमम चीजों को वेन डायग्राम से कनेक्ट करके जो है आप चीजों को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम्स बेसिकली एक मैथमेटिशियन, इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन ने डिस्कवर किया था, यस, करीब 200 साल पहले। और इन डायग्राम्स दे कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, यस, एंड क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स, जिसको बहुत इजीली हम यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए उन सेट्स को, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं विद अ बेसिक आइडिया, जैसे मैंने अभी यूनिवर्सल सेट के बारे में बात की, जनरली रेक्टेंगल से डिस्क्राइब किया जाता है, कैपिटल यू इज द यूनिवर्सल सेट। तो इस रेक्टेंगल के बाहर कुछ नहीं है, इस रेक्टेंगल के अंदर आपकी पूरी दुनिया है। और जब मैं ये स्टेटमेंट कहता हूं कि इस रेक्टेंगल के अंदर आपकी पूरी दुनिया है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सवाल के साथ आप डील कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो या फिर जो सिचुएशन के बारे में समझ रहे हो, वो सारा का सारी सिचुएशन, सारी की सारी कहानी, सारी की सारी स्टोरी, सारा का सारा प्रॉब्लम वो उस रेक्टेंगल के अंदर ही भरा पड़ा है, ठीक है। अब उस रेक्टेंगल के अंदर एक सेट है मेरे पास, सेट कैपिटल ए, ठीक है, सेट कैपिटल ए, और एक सेट है मेरे पास सेट कैपिटल बी, राइट। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसा मैंने एक एग्जाम्पल कहा था, एक स्कूल है जिसमें मान लो 500 बच्चे हैं, वो 500 के 500 बच्चे जो हैं इस रेक्टेंगल के अंदर हैं, ठीक है। सेट ए में ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, सेट बी में ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से बच्चे हैं, यहाँ पे ये जो बीच वाला पोर्शन है उसमें वो सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं, दोनों को कॉमन। और इस बारे में हमने अब भी पढ़ा कि अगर आप ए और बी दोनों सेट्स में हो तो उसको हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहेंगे। तो ये वाला जो रीजन है बच्चों, उसको हम ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से लिखेंगे। तो आप ये नोटिस कीजिए, जो चीज़ हमने अब भी पढ़ी पिछले पेज पे, पिछले से पिछले पेज पे इनफैक्ट, जहाँ पे हमने दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया था, कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ के निकाले थे 3, 15, 27, वो यहाँ पे आएंगे। इसको हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। बट इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि यार क्रिकेट लव करने वाले इतने बच्चे हैं, फुटबॉल प्यार करने वाले इतने बच्चे हैं, बट यहाँ पे और भी तो लोग हो सकते हैं ना जो ये इन सर्कल्स के बाहर हैं। इसीलिए ये यूनिवर्सल सेट बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि इस 500 बच्चों वाले स्कूल में 150 बच्चे ऐसे हैं जिनको इन दोनों स्पोर्ट्स में से कोई भी स्पोर्ट पसंद नहीं है, तो वो 150 बच्चे यहाँ बाहर रहेंगे, है ना, बाकी के बच्चे अंदर क्रिकेट फुटबॉल, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है कि क्यों वेन डायग्राम जरूरी है और उनको कैसे बनाया जा सकता है। अब ये समझने के बाद हम यूनियन को भी तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं सेम सिचुएशन में। ये वही ए है और ये वही बी है, और यूनियन में हमने बोला था कि यार आप जो है सिर्फ ए वाले रीजन में भी हो सकते हो, ये सिर्फ ए वाला रीजन है। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस पार्ट जो मैंने बॉर्डर किया है, दिस इज ओनली ए, दिस इज ओनली ए, ठीक है।
ये वाला जो रीजन है जो मैं ब्लू से बॉर्डर करने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप कलर समझ में आए, दिस इज ओनली बी, दिस इज ओनली बी, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये तो हमने वहां पे देख ही लिया कि दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन टू बोथ, यस। बट ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी बच्चों जैसा हमने पढ़ा, इट्स एवरीथिंग, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब अगर वो एलिमेंट सिर्फ ए में हो तो भी चलेगा, अगर वो स्टूडेंट सिर्फ बी में हो तो भी चलेगा, अगर वो स्टूडेंट इन दोनों में हो तो भी चलेगा। ये तीनों टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो ए यूनियन बी में आएंगे, ए यूनियन बी। अगर एक बच्चे को सिर्फ क्रिकेट पसंद है, अगर एक बच्चे को सिर्फ फुटबॉल पसंद है, अगर एक बच्चे को दोनों स्पोर्ट्स पसंद है, तो वो तीनों जगह पे आएंगे। ये तो तीनों जो सेक्शंस है तीनों कंबाइन करके यूनियन में आएंगे। सो राइट फ्रेंड्स, आई होप वेन डायग्राम समझ में आया होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, वेन डायग्राम्स को ही समझते हैं, पर अब 2 सेट्स के लिए नहीं, 3 सेट्स के लिए समझते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं और इस चीज को जो है विजुअली देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 सेट्स हैं बच्चों, ए और बी, यस। और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब आइए तीसरा सेट भी इन्वॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हमने एक तीसरा सेट निकाला है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रीजन है वो रीजन ए इंटरसेक्शन बी का है, ये जो रीजन है वो रीजन है ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन सी जो है वो ये पूरा रीजन है, जो कि ए और सी, ये जो येलो और ब्लू सर्कल्स का जो कॉमन रीजन है वो ए इंटरसेक्शन सी है। और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बी पिंक सर्कल और सी ब्लू सर्कल, इनका कॉमन रीजन है जो कि यहाँ पे है, राइट। और ये रीजन क्या होगा? जो तीनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये एलिमेंट्स जो तीनों ए, बी और सी से कॉमन रखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका वेन डायग्राम है बच्चों, जब 3 इवेंट्स इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स इसके बाहर आप एक रेक्टेंगल निकाल सकते हैं जो यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो अब बच्चों एक बहुत ही बढ़िया सा वेन डायग्राम समझने के बाद हम उसका एक एग्जाम्पल लाए हैं, जिसमें आपके पूरे रियल नंबर्स का किच्छा लेखा जोखा जो है यहाँ पे है, राइट। तो इसको समझते हैं बच्चों। यहाँ पे शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, नेचुरल नंबर्स। हम जानते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पे आएंगे। बट हम ये भी जानते हैं कि उसमें 0 ऐड करोगे तो होल नंबर्स आ जाएगा, फिर नेगेटिव नंबर्स ऐड करोगे तो इंटीजर्स आ जाएगा, कुछ डेसिमल्स ऐड करोगे तो रैशनल नंबर्स आ जाएगा, और रैशनल नंबर्स के बाहर अगर इर्रेशनल ऐड करोगे तो रैशनल और इर्रेशनल पूरा मिलके रियल नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। यस बच्चों, तो आई होप ये समझ में आया है। काफी बढ़िया एक्सप्लेनेशन है वेन डायग्राम को यूज करते हुए पूरा नंबर लाइन समझने का, राइट। तो आई होप इससे आपको समझ में भी आया होगा वेन डायग्राम का कंसेप्ट, और आप नंबर लाइन को रिलेट भी कर पा रहे होगे, ठीक है। यस बच्चों, तो अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, विच इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स देख लेते हैं बच्चों एक बार। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, तो उनके बीच का डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक एग्जाम्पल को देखते हुए, एक क्वेश्चन को देखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है। एक सेट है ए और ये सेट है बी, राइट। ये सेट है सेट ए, यस, ये सेट है सेट ए और ये सेट है सेट बी, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये बीच वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि बीच वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब ध्यान से देखना है आपको कि ये वाला जो सर्कल है वो कैपिटल ए है ना। अब क्योंकि मुझे ए माइनस बी चाहिए, मुझे सेट ए में से ऐसे सारे एलिमेंट्स हटाने हैं जो बी में भी है ना। मुझे ए में से वही एलिमेंट्स हटाने हैं। बी मेरा पेरेंट सेट है ही नहीं, ए मेरा पेरेंट सेट है, ठीक है। ए मेरा पेरेंट सेट है, तो मैं ए से शुरुआत कर रहा हूं, और ए ये जो सेट है इसमें से मैं सारे वो एलिमेंट्स हटा रहा हूं, उसमें से सारे वो एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जो बी का भी हिस्सा है, यस। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ए में क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। इसको वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं। और कैपिटल बी ए सेट में बी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी। सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, डी दोनों में कॉमन है, एफ दोनों में कॉमन है, यस।
जी दोनों में कॉमन नहीं है, तो बी, डी और एफ ये तीनों यहाँ पे आएंगे। बी, डी और एफ ये तीनों एलिमेंट्स इंटरसेक्शन वाले रीजन में आएंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल बी, इस सेट में टोटल 4 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स तो ऑलरेडी यहाँ आ गए। कैपिटल बी इस सेट में 4 एलिमेंट्स है, 3 ऑलरेडी यहाँ आ गया, जी यहाँ पे आएगा, ठीक है। और कैपिटल ए में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, बी डी एफ ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ए सी और ई यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब a माइनस बी क्लियरली जैसे डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि a माइनस बी ये वाला रीजन है जहां पे आप a में से b वाला पोर्शन हटा रहे हो, b में जो भी चीजें उसको हटा रहे हो, तो केवल ये वाला रीजन जो है वो आपका a माइनस बी है। तो डायग्राम से ही पता चल रहा है बॉस कि a, c और e यही 3 एलिमेंट्स आएंगे, यही 3 एलिमेंट्स आएंगे a माइनस बी में। बट आप बिना वेन डायग्राम के भी ये चीज कर सकते हो, आपको बस ये लॉजिकली सोचना है कि भैया a इस सेट में से बस वो एलिमेंट्स हटाओ जो बी में है ना, ए में बस वो एलिमेंट्स हटाओ जो बी में भी है। आ गया आपका आंसर ए माइनस बी। वेरी क्लियर, वेरी इजी, राइट। यस, अब सिमिलरली उल्टा चीज करना है, हमें बी माइनस ए करना है, हमें बी माइनस ए करना है। तो पहले अब हम ये वाला टेक्निक यूज करेंगे, बी में से वो वाले एलिमेंट्स हटाओ जो ए में भी है ना। बी माइनस ए चाहिए, तो बी में से ऐसे एलिमेंट्स हटाओ जो ए में भी हैं, तो वो हटा दिया, बस जी बचा, है ना। और डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि बी में से ए वाला सब कुछ हटा दो, तो बस ये बचा, तो दिस इज योर बी माइनस ए। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द लॉजिक, क्लियर विद द आइडिया कि ए माइनस बी और बी माइनस ए होता क्या है और उनको निकाला कैसे जाता है, राइट। यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, विच इज प्रीटी इजी अगर आप ध्यान से समझो तो। ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कैपिटल ए ये सेट में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, उन सारे एलिमेंट्स को हम एक सेट में लिखेंगे, तो वो सेट को कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट ए कहा जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डैश, बी डैश या सी डैश। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो उसको हम ए डैश लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की बात कर रहे हैं तो उसको बी डैश एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ द यूनिवर्सल सेट इज कैपिटल यू एंड द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट ए इज गिवन, मतलब एक सेट ए है उसमें, then the difference of universal set and the subset and the subset of the universal set A is the complement of the subset A dash is U minus A, right। तो इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, फिर वेन डायग्राम को लेके इस्तेमाल करेंगे। U is a set of all natural numbers till 15। इसका मतलब कैपिटल U ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे 15 तक। यस, और हमें यह बोला गया है कि कैपिटल ए एक ऐसा सेट है जिसमें ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए इस यूनिवर्सल सेट में, इस रेक्टेंगल के अंदर के वो सारे नंबर्स हैं जो 3 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो ओरिजिनल सेट ए में नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। तो 3 ए में है तो ए डैश में वो नहीं आएगा, 6 ए में है तो वो ए डैश में नहीं आएगा, 9 ए में है तो वो ए डैश में नहीं आएगा, 12 ए में है तो ए डैश में नहीं आएगा, 15 ए में है तो वो ए डैश में नहीं आएगा। इसका मतलब ए डैश क्या होगा, ए डैश बचे हुए सारे एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, राइट। और इसको हम बहुत आसानी से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, राइट, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो आप ये चीज देख सकते हो कि यार यहाँ पे मैं एक कैपिटल, ये मान लो ये आपका U है ना, ये आपका U है और इसके अंदर आपका सेट है सेट A, ये आपका सेट है सेट A, ठीक है। और अगर आपको A डैश निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट निकालना है,
तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए का हिस्सा नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए के बाहर है, तो क्या वो ये एरिया नहीं है? ये रीजन में जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए डैश होगा, है ना? ये रीजन में जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए डैश होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए डैश इज यू माइनस ए, है ना? ए डैश इज, ये ग्रीन वाला रीजन इज द रेक्टेंगल माइनस द सर्कल। सर्कल को हटा दो, सर्कल को हटा ददो इस रेक्टेंगल में से, तो जो भी बचा हुआ रीजन बचेगा वो ए डैश माने कि ए के कॉम्प्लीमेंट का होगा। तो आई होप बच्चों आपको कॉम्प्लीमेंट क्या होता है समझ में आ गया है। डायग्रामेटिक, वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपने समझा है, और यूजिंग दिस एग्जाम्पल काफी क्लियर हो गया है कि कॉम्प्लीमेंट निकालना कितना आसान है, राइट बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं। एक और वेन डायग्राम, क्योंकि हमने काफी सीखा है, अब इस चीज का वेन डायग्राम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक बच्चों हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ लिया है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ लिया है, यूनिवर्सल सेट्स पढ़ लिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी पढ़ लिया है, तो इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो आइए कोशिश करते हैं इसको बनाने का, ठीक है? यस यस बच्चों, सब लोग कोशिश करें अपने बुक्स में ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट बनाने का। फटाफट 1 मिनट की चीज होगी, फटाफट बना सकते हो, फिर आप अपना आंसर देख लोगे यहाँ पे। यस चलो बच्चों, फिर ये वेन डायग्राम निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश। तो एज यूजुअल हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा है, तो यार पहले रेक्टेंगल निकाल के यूनिवर्सल सेट निकाल लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ए और बी, इन दोनों सेट्स को बराबर से निकाल देते हैं। ये रहा आपका सेट ए। यस, कलर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये रहा आपका सेट बी। यस, सबसे पहले तो मेरे को ये बात बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी, ये रीजन कहां पे है? ये रीजन जो है ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला रीजन है ना? तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, है ना? ये जो रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी है। अब अगर इस यूनिवर्सल सेट में हमें इस चीज का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, है ना? इस चीज का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब सब कुछ जो इसमें नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, तो वो रीजन आपको नहीं लगता कि वो पूरा रीजन होगा? पूरा रीजन होगा सिर्फ ये वाला रीजन छोड़ के। सो दिस एंटायर रीजन, ये जो पूरा रीजन है, बस ये बीच वाला पार्ट छोड़ के, इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के, ये पूरा रीजन जो है आपको देगा ए इंटरसेक्शन बी दी होल कॉम्प्लीमेंट, दी होल कॉम्प्लीमेंट, राइट? सो काफी फैसिनेटिंग है, वेन डायग्राम की चीजें भी समझ में आ रही है। अगर आपको ये खुद से आ गया हो तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आया हो तो इसको समझने की कोशिश कीजिए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि यार इंटरसेक्शन वेन डायग्राम में तो हमें पता था, कॉम्प्लीमेंट सर ने अब भी पढ़ाया हुआ था कि कॉम्प्लीमेंट वो चीजें हैं जो आपके सेट ए डैश की अगर आप बात कर रहे हो तो जो ए में नहीं है ना, वो कॉम्प्लीमेंट है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, जो इसमें नहीं है, इसके बाहर जो भी है सब उसका कॉम्प्लीमेंट है। यस बच्चों, तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए ऑपरेशंस ऑफ सेट्स फटाफट देख लेते हैं, राइट? जो कि मेन मुद्दा है। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जो भी हमने ऑपरेशंस अभी देखे हैं उसको अप्लाई करेंगे। इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉब्लम्स में काम आती है, राइट? तो ए बी एंड सी जनरल 3 नॉन एम्प्टी सेट्स के बारे में बोला गया है। तो उससे पहले जो है उससे पहले जो है ए इंटरसेक्शन, हम लोग यार ये डायग्राम जो हमने देखा था, ये जो डायग्राम हमने देखा था यहाँ पे यूनिवर्सल यूनियन और इंटरसेक्शन का जो डायग्राम हमने देखा था, उस डायग्राम से हम एक चीज जरूर कंक्लूड कर सकते हैं, जो मैं वापस वहां पे लिखूंगा। इस डायग्राम से क्या हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी, ये वाला जो सेट है, ये वाला जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उसको मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल लेते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट तो हम कर ही सकते हैं कि यार ये पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ध्यान से देखिए, क्या वो बराबर नहीं होंगे? क्या वो बराबर नहीं होंगे एज
n ऑफ a प्लस n ऑफ b, मतलब कैपिटल A इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर लो, प्लस इस कैपिटल B इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर लो। बट ये काउंट करते समय आपने ये बीच वाले पोर्शन को 2 बार काउंट किया है। अब क्योंकि आपने वो बीच वाले पोर्शन को 2 बार काउंट किया, आपको वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहां से आपको a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स हैं उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको नोट डाउन कर ले। और इसी फॉर्मूला को मैं वापस वहां पे भी लिखूंगा और 3 सेट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत इजीली दिख रहा है कि ये पूरा a यूनियन b, ये जो रीजन है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें मैं ये वाले सर्कल के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर रहा हूँ, राइट। तो ये वाले एलिमेंट्स सारे आ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। जब मैं n ऑफ b करूंगा तो ये पूरा आएगा, मतलब ये आएगा और ये आएगा। तो जब आपने ये दोनों ऐड किए तब आपने ये रीजन को 1 बार काउंट किया, ये रीजन को 1 बार काउंट किया, बट ये रीजन को 2 बार काउंट किया। तो 2 बार नहीं करना है ना, हमें 1 ही बार करना है, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं तो हर एक एलिमेंट 1 बार लेंगे। तो क्योंकि 2 बार किया है उसको बैलेंस करने के लिए ये बीच वाले रीजन को विच इज a इंटरसेक्शन b 1 बार तो हटाना पड़ेगा यार, 1 बार तो हटाना पड़ेगा। फिर तीनों रीजन्स 1-1 बार आ गए एंड विच इज व्हाट यूनियन इज, राइट। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। अगर ये बात समझ में आ गई है कि फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है तो आगे बढ़ते हैं फटाफट और वही फॉर्मूला जो है यहाँ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में लिख लेते हैं। यस, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। हमने a और b की बातें की हैं, यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y की बातें हो रही हैं। n ऑफ a यूनियन b हमने लिखा था वहाँ पे इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा पीछे आते हैं, इन ऑपरेशंस को, लॉस को एक बार देख लेते हैं फटाफट। पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ, काफी इजी, काफी अंडरस्टैंडेबल है, a यूनियन a। तो यार हम लोग a और b ऐसे अलग अलग को यूनियन करते थे तब पूरा चीज आता था, बट यहाँ पे a यूनियन a है, तो ये सेट और वही सेट को अगर हम सारे एलिमेंट्स पकड़ेंगे तो वो a के सारे सेट्स आएंगे, तो a यूनियन a तो a ही होगा, है ना। और अगर a और a में हम कॉमन एलिमेंट्स निकालने की बात करें तो तब भी सारे एलिमेंट्स आएंगे जो a में है, क्योंकि a और a सेम ही तो है, तो सारे एलिमेंट्स कॉमन है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ, अगर जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन दो सेम सेट्स का करते हैं तो यूनियन भी वही सेट आता है और इंटरसेक्शन भी वही सेट आता है। काफी लॉजिकल है, आप एक एग्जांपल लेके भी एक्चुअली देख सकते हो, लाइक सेट A इज 1,2,3, सेट A इज ऑल्सो 1,2,3, तो यूनियन भी 1,2,3 आएगा और इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स भी 1,2,3 ही आएंगे। आइडेंटिटी लॉ पे चलते हैं बच्चों। अगला लॉ, द नेक्स्ट लॉ सेज कि यार A यूनियन नल सेट, तो एक सेट है A और एक दूसरा सेट है नल जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इन दोनों को अगर मिलाएं, अगर इन दोनों का सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो ये A में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें तो कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है ना गुरु, है ना। और अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेने जाऊं, अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेने जाऊं, है ना, A इंटरसेक्शन नल सेट, तो वो क्या आएगा सोच के बताओ। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो A में भी हैं और इस नल एम्प्टी सेट में भी हैं? कोई भी नहीं है ना यार, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट है नहीं तो कुछ कॉमन हो ही कैसे सकता है A के साथ। तो A इंटरसेक्शन नल सेट इज नल सेट, राइट। थोड़ा ऑब्वियस है बट आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट। यस, अब दूसरी बात करते हैं जो कि रिलेटेड है A इंटरसेक्शन यूनियन के साथ, ठीक है। तो इसको एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ये वाली चीज। एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है U और उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास एक सेट है A, ठीक है। और अब आप इंटरसेक्शन लेना चाहते हो, कॉमन चीजें ढूंढना चाहते हो A और यूनिवर्सल सेट के बीच में। इस सेट और यूनिवर्सल सेट के बीच में कॉमन क्या है? यही सारी चीजें तो हैं, क्योंकि A तो सबसेट है ना बेटा यूनिवर्सल सेट का। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? यही है, A ही है,
राइट। तो वही चीज वहां पे लिखी गई है, और उसी का यूनियन वाला चीज अगर लेने की कोशिश करें तो क्या कोई बता सकता है ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा? प्लीज ध्यान में रखिए, ये यू और ये यू सेम नहीं है, ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट है। अगर डिफरेंट थोड़ा लिखना है तो आप इसको यहाँ पे ये कर दो ताकि इसका हॉर्स शू सिंबल हो जाए यू का, यूनिवर्सल सेट का। तो अगर आप इसका और यूनिवर्सल का यूनियन करोगे तो वो यूनिवर्सल आएगा, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विल गिव यू द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यस बच्चों, तो आई होप ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव लॉ काफी इजी है। यूनियन करते समय या इंटरसेक्शन करते समय आप 1 यूनियन 2 करो या 2 यूनियन 1 करो, इट डजेंट मैटर। सो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, सेम ही मतलब है, सेम ही डेफिनेशन है। वेन डायग्राम से भी सेम ही चीज आएगी। कॉमन लेने जब जाओगे तब ए और बी में क्या कॉमन है बेटा, और बी और ए में क्या कॉमन है, सेम ही सवाल है, राइट। सो कम्यूटेटिव लॉ काफी इजी, सिंपल टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, एसोसिएटिव लॉ, जब आपके पास 3 सेट्स हैं ए बी और सी, और जब आप यूनियन ले रहे हैं तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि पहले आप ए और बी को यूनियन कर लो या फिर आप बी और सी को यूनियन कर लो, डजंट मैटर, सेम ही आंसर आएगा, राइट। सो इंपॉर्टेंट एसोसिएटिव लॉ। इंटरसेक्शन में भी सेम चीज है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लो या ए इंटरसेक्शन बी कर लो, सेम ही आपको आंसर आने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो एक्सपांड करेंगे आप ए यूनियन बी, यस ए यूनियन सी, दोनों चीजें लिख दी हैं, एक्सपांड किया है आपने। यहाँ बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ बीच में इंटरसेक्शन आएगा। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, नॉर्मल एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इंपॉर्टेंट है, राइट। बट इन सब में से अगर कोई लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो डी मॉर्गन्स लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का आप कॉम्प्लीमेंट लेना चाहो, और इन सब लॉस को आप बहुत इजीली जो है वेन डायग्राम से देख सकते हो, ठीक है, वेन डायग्राम से देख सकते हो। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा पहला वाला लॉ ही जो है वेन डायग्राम से बताने का। यस, ये ए है और ये बी है, और हम जानते हैं कि ए यूनियन बी ये पूरा चीज होता है ना, ए यूनियन बी ये पूरा चीज होता है कि नहीं। तो अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूं, मतलब इस सब के बाहर क्या क्या है उसको लेने की कोशिश करूं, तो वो क्या आएगा, वो ये पूरा रीजन आएगा। यस, सो ये जो शेडेड रीजन है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या वो सेम चीज है, क्या वो सेम चीज है, यहां पे हम ग्रीन शेड करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये वो चीज है, ठीक है। अब यहां पे सेम चीज निकालने की कोशिश करेंगे, ये ए है ये बी है, यस। अब राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए डैश, ए डैश माने ए के बाहर जो भी चीजें हैं, ए के बाहर जो भी चीजें, मतलब ए के बाहर ये सारी चीजें, ध्यान से देखना, ए के बाहर ये सारी चीजें हैं, यस। तो ये सारा ए के बाहर है, ए को छोड़ के जो भी है यूनिवर्सल सेट में वो सारा ए डैश है, ठीक है। और बी डैश क्या है, बी डैश क्या है, बी को छोड़ के, ये बी, ये वाले सर्कल को छोड़ के जो भी है बाहर वो सारा बी डैश है। तो ये वाला सर्कल सारा, ये सर्कल के बाहर जो भी है वो सारा, ठीक है। अब इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों ब्लू शेडेड रीजन और येलो शेडेड रीजन में कॉमन क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले रीजन में सिर्फ येलो है ना, ब्लू नहीं है, क्योंकि ब्लू क्या है, ए डैश है, तो ए के बाहर जो भी है वो ब्लू वाला चीज है। तो यहाँ पे ब्लू नहीं है, सिर्फ येलो है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ सिर्फ ब्लू है, यहाँ येलो नहीं है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बट हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो ऐसा रीजन चाहिए जहाँ पे येलो और ब्लू दोनों है, और वो ये बाहर वाला रीजन है, ये वो बाहर वाला रीजन है। और इसीलिए है ना, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बाहर वाला रीजन आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी वाला जो चीज है वो बाहर वाला रीजन आएगा। यस, आई होप सबको समझ में आ जावे इससे।
यस तो बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ क्या बता रहे हैं? डी मॉर्गन्स लॉ ये बता रहे हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए डैश कर लो बी डैश कर लो, पर यूनियन का इंटरसेक्शन कर लो। ध्यान से देखो, यूनियन उल्टा हो जाता है और इंटरसेक्शन बन जाता है। ए डैश बी डैश दोनों है वैसे के वैसे, यूनियन का उल्टा यूनियन हो जाता है, मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, सेम तरीका है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश और बी डैश हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, और ये भी आप वेन डायग्राम से दिखा सकते हो बच्चों। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही और फॉर्मूलाज, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी ए माइनस सी, उन दोनों का यूनियन के जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा बीच में। सेम तरीका यहाँ पे ए माइनस बी ए माइनस सी, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आएगा। और ये सारी चीजें वेन डायग्राम से बहुत इजीली आप लोग प्रूव कर सकते हो, सेटिस्फाई हो सकते हो देख के, जब आपको वेन डायग्राम का नॉलेज आ गया हो। ठीक है, तो यस, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 सेट्स की बातें करते हैं, 3 सेट्स की बातें करते हैं। और 3 सेट्स के लिए ये वाला पहली चीज तो हमने देख ली यूजिंग वेन डायग्राम, राइट। और इसी तरीके से आप ये बाकी फॉर्मूलाज भी बना सकते हो, राइट। चौथा फॉर्मूला देखते हैं। यस, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स वाली चीजें हैं, ये भी वेन डायग्राम से बहुत इजीली आप बना सकते हो। मैं आपको सेकंड वाला दिखा देता हूं, चलो सेकंड वाला दिखा देते हैं यूजिंग अ वेन डायग्राम। फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया। y और x ऐसे 2 सेट्स हमने लिए हुए हैं, तो ये सेट x है और ये सेट y है। ठीक है, पहली बात लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y माइनस एक्स। सो y माइनस एक्स क्या है, y माइनस एक्स ये वाला चीज है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ग्रीन में y माइनस एक्स है? ठीक है, ग्रीन में y माइनस एक्स है, और x इंटरसेक्शन y वो कॉमन एलिमेंट्स है जो यहां पे है। यस, क्या हम ये देख सकते हैं कि ये ग्रीन रीजन और ब्लू रीजन को ऐड करके हमें पूरा y आ जाएगा? क्या हम ये देख पा रहे हैं? बस हो गया प्रूव यार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रीन रीजन y माइनस एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y, इन पूरे को ऐड करके हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y मिल जाएंगे, n ऑफ y मिल जाएगा। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो गया, राइट। इसी तरीके से आप थर्ड स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हो। फोर्थ स्टेटमेंट पे चलते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट बता रहा है कि x इंटरसेक्शन y अगर एक नल सेट हो, मतलब x और y में कोई भी चीजें अगर कॉमन नहीं हो, तो ये वाले पहले फॉर्मूला में ये वाला चीज 0 हो जाएगा, और अगर ये वाला चीज 0 हो गया तो n ऑफ x यूनियन y इज n ऑफ x प्लस n ऑफ y, n ऑफ x यूनियन y इज n ऑफ x प्लस n ऑफ y, वही तो फॉर्मूला है, राइट। तो ये स्पेशल केस है ये पहले फॉर्मूला का, कि जब कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो तो आप जो है x यूनियन y को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगेन दिस कैन बी वेरी इजीली प्रूवन, बट इस पेज पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है छठवीं प्रॉपर्टी, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं। इनफैक्ट जेई में भी मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं, जब 3 सेट्स हो आपके पास x, y और z, तो उनका यूनियन जो है x यूनियन y यूनियन z, सबका जमावड़ा इज n ऑफ x प्लस n ऑफ y प्लस n ऑफ z। तो जो सिंगल हम लोग ले रहे हैं वो प्लस 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 में, जैसे यहाँ पे भी होते थे, अगर आप देखो n ऑफ x प्लस n ऑफ y, तो यहाँ पे n ऑफ x प्लस n ऑफ y प्लस n ऑफ z है। यहाँ पे माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y है, तो वो यहाँ पे भी है। यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन आएंगे, x इंटरसेक्शन y आएगा, x इंटरसेक्शन z आएगा और y इंटरसेक्शन z आएगा। उन तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे ही जैसे यहाँ पे x इंटरसेक्शन y को सब्ट्रैक्ट किया गया है, पर क्योंकि यहाँ पे 3 सेट्स हैं, वो कॉमन रीजन भी आएगा जहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन होता है, विच इज x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, उसको ऐड किया जाएगा। और इस चीज को अगेन वेन डायग्राम से बहुत इफेक्टिवली प्रूव किया जा सकता है, बट अभी उस प्रूफ में नहीं जाएंगे, इस फॉर्मूला को समझेंगे और अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे। पहले 2 सेट्स के फॉर्मूला की तरह ही सिंगल सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा, फिर डबल 2 सेट्स के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे 3 है, और फिर 3 सेट्स के इंटरसेक्शन को, जो यहाँ पे नहीं है बट वहां पे, फिर ऐड किया जाएगा। तो ये प्लस माइनस प्लस वाला हिसाब चल रहा है, राइट। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई हो, और अगर ये चीज समझ में आई हो, लेट्स गेट इनटू एक्शन एंड क्रैक अ फ्यू प्रॉब्लम्स। चलिए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स को तोड़ते हैं और देखते हैं कि जो चीजें हमने अभी तक सीखी हैं क्या हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, सॉल्व कीजिए सवाल और फिर आंसर को देखिए। अगर आपको आ गया है आंसर तो फटाफट फ्लड द चैट बॉक्स और डिस्कस कीजिए आपस में ये आंसर्स। ए और बी 2 सेट्स हैं, देन
A इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश इज इक्वल टू। तो इस टाइप के प्रॉब्लम यार आप काफी तरीकों से कर सकते हैं, अल्जेब्रिकली कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली जो है वेन डायग्राम्स को यूज करके ये करना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि दिख जाता है सब कुछ, है ना, सब कुछ दिख जाता है बहुत इजीली, राइट। तो ये A है आपका, ये आपका यूनिवर्सल सेट है बाहर का, ये आपका B है। अब देखते हैं कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या है। A यूनियन B तो हम जानते हैं कि ये पूरी चीज है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर वाली चीज है, ठीक है। A यूनियन B के जो बाहर है, यस, ये आपका A यूनियन B डैश है। अब A क्या है, A तो ये पूरा चीज है, A तो ये पूरा चीज है। अब सोच के बताओ कि ये जो A है, ये येलो डॉट वाला जो रीजन है, ये जो A है, और A यूनियन B डैश जो ग्रीन शेडेड रीजन है, उसमें कॉमन क्या है, उसमें कॉमन क्या है, क्या क्या चीजें कॉमन है, इंटरसेक्शन क्या है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, ये येलो डॉटेड रीजन और वो ग्रीन शेडेड रीजन में कुछ भी कॉमन है नहीं है। बहुत इजी हो गया ना सवाल। तो आंसर क्या हुआ, नल सेट, ऑप्शन सी हेंस इज द करेक्ट आंसर। और इस वजह से वेन डायग्राम काफी हेल्पफुल होते हैं। डायग्राम से ड्रॉ करो, सिचुएशन को प्रेजेंट करो और आंसर बस देख लो, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, देन ए इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में तो यार कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, या इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये अलग चीज का डिस्क्रिप्शन है। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिर्फ वेन डायग्राम से फॉलो करें। आप ऑफ कोर्स अलजेब्रा यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, जरूर सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे ये आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एक्स बी अ यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए एंड बी। एन ऑफ ए इज 200, 200 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, सेट बी में 300 एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन में 100 एलिमेंट्स हैं और हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 300 है ये दिया गया है। तो हमें ढूंढना है कि यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यार अगेन ये चीज जो है डिस्क्रिप्टिवली अलजेब्रिकली हम लोग कर सकते हैं, बट इसको जो है कोशिश करते हैं यूनिवर्सल वेन डायग्राम से ड्रॉ करने की, ठीक है। वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी, ठीक है। सेट ए में 200 बच्चे हैं, यस 200 स्टूडेंट्स हैं, बी में 300 है, इंटरसेक्शन में 100 है। तो अगर ये इंटरसेक्शन में 100 है, ध्यान से देखिए बच्चों क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन में 100 है और अगर ए में 200 है, ये पूरे सर्कल में 200 है, यहाँ पे 100 है, तो क्या यहाँ पे 200 माइनस 100 100 नहीं होगा, है ना। अब सेट बी में टोटल 300 है, सेट बी में टोटल 300 है, तो यहाँ पे ये रीजन में कितना होगा, इसमें 300 है, इसमें 100 है, तो यहाँ 200 होगा, है ना, यहाँ पे 200 होगा। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा है, क्योंकि अगर मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बोलूं तो क्या मैं उसको ए यूनियन बी द होल डैश नहीं बोल सकता। यही तो है डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान से देखो, क्या मैं यही डी मॉर्गन्स लॉ नहीं है, सोच के देखिए। डी मॉर्गन्स लॉ हमने अभी तो पढ़ा था कि यार जब कॉम्प्लीमेंट बाहर होगा ए डैश आएगा, बी डैश आएगा और यूनियन को आप इंटरसेक्ट कर दो, और वही दिया हुआ है। तो रिवर्स डी मॉर्गन्स लॉ लगा के मैं बोल सकता हूं कि ये जो ए यूनियन बी का हिस्सा है उसके बाहर 300 बच्चे हैं, कॉम्प्लीमेंट बोला है ना, तो उसके बाहर 300 बच्चे हैं। तो टोटल एक्स जो है, टोटल आपका यूनिवर्सल सेट जो है, उसमें कितने बच्चे हैं, यहाँ पे 100 हैं, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, और ये जो बाहर वाला रीजन है उसमें 300 है। टोटल कर लो इसको, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 300 700। ऑप्शन बी हेंस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। यस, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये अच्छा प्रॉब्लम है, वेन डायग्राम से डायरेक्टली अटैक किया जा सकता है। आइए और एक प्रॉब्लम करते हैं जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 सेट्स इन्वॉल्व है, तो फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। देयर आर 100 फैमिलीज इन अ सोसाइटी, 40 families buy newspaper A, right? 30 families buy newspaper B and 30 families buy newspaper C. 10 families buy newspaper A and B, 8 families buy newspaper B and C, 5 families buy newspaper A and C, 3 families buy newspaper A, B and C, तीनों papers. Then the number of families who do not buy anything is,
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यस, ये फॉर्मूला छठवां फॉर्मूला मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस पीछे जाके देख लेते हैं वो फॉर्मूला। यस, हमने बोला था कि ए बी सी को पहले ऐड करो डायरेक्ट, फिर इंटरसेक्शंस को सब्ट्रैक्ट करो, दो वाले इंटरसेक्शंस को, फिर तीसरे वाले इंटरसेक्शन को ऐड कर लो, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो वही चीज हम ए बी सी के टर्म्स में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस बच्चों, माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये समझ में आ रहा है? दो वालों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट होगा, तीन है वैसे। और धीरे धीरे आप नोटिस करते जाएंगे कि यार ये सारी चीजें ना आपको एक्चुअली प्रॉब्लम में दे रखी हैं। और फिर एंड में आप ऐड करोगे तीनों का इंटरसेक्शन, एंड में आप ऐड करोगे तीनों का इंटरसेक्शन। यस, तो अब ये चीज अप्लाई करते हैं। n ऑफ ए, ऐसे कितने फैमिलीज हैं जो न्यूज़पेपर ए बाय कर रही हैं? 40 फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। ऐसे कितने हैं जो न्यूज़पेपर बी को बाय कर रहे हैं? 30। और कितने हैं जो न्यूज़पेपर सी को बाय कर रहे हैं? 30। सो 30 प्लस 30 माइनस कितने हैं जो ए और बी दोनों को बाय कर रहे हैं? यस, 10 फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाले 10 है तो माइनस 10। यस, 8 फैमिलीज बाय बी एंड सी एंड 5 फैमिलीज बाय ए एंड सी। तो ए एंड सी वाले 5 हैं तो माइनस 5, और बी एंड सी वाले 8 हैं तो माइनस 8। प्लस ऐसे 3 फैमिलीज हैं जो न्यूज़पेपर ए बी और सी तीनों को बाय कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो ये सॉल्व करके हमें ये पता चल रहा है दैट यूनियन ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 40 प्लस 30 70 प्लस 30 100 100 माइनस 10 90 माइनस 5 85 85 माइनस 8 is 77 77 प्लस 3 is 80। सो टोटल 80 फैमिलीज जो हैं इस यूनियन में हैं। तो बेसिकली ऐसे 80 फैमिलीज हैं, ऐसे 80 फैमिलीज हैं आउट ऑफ 100 जो या तो ए न्यूज़पेपर खरीदते हैं, या तो बी खरीदते हैं, या तो सी खरीदते हैं, या तो दोनों खरीदते हैं, या तो तीनों खरीदते हैं, है ना। 80 फैमिलीज हैं पर टोटल 100 फैमिलीज हैं। तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं जो ना तो ए खरीदते हैं, ना तो बी खरीदते हैं, ना तो सी खरीदते हैं? वो सर्कल्स के जमावड़े में वो आते ही नहीं है ना, वो यूनियन में वो आते ही नहीं है। ऐसे 100 माइनस 80 फैमिलीज होंगे बच्चों। ध्यान से इस चीज को वेन डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करो। ऐसे आपका एक वेन डायग्राम होगा, 100 फैमिलीज का ये यूनियन सेट होगा, जिसके अंदर आपके पास ऐसे 3 ये हैं ए बी और सी। और आपने अभी अभी फॉर्मूला लगा के इस पूरे चीज का यूनियन निकाल दिया है। यस, इस पूरे चीज का यूनियन निकाल दिया। तो बचा क्या? इसके बाहर जो चीजें बची हैं वो कितना है? 100 माइनस 80 ना, तो यहाँ पे 20 बचे। और 20 ऐसे लोग हैं जो ना ही ए खरीदते हैं, ना ही बी खरीदते हैं, ना ही सी खरीदते हैं। And that is the correct answer, and hence option A is the correct answer to this NCERT exemplar question, right? So यार काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें समझ में आ जाती हैं, फॉर्मूला एप्लीकेशन भी हो रहा है और वेन डायग्राम से चीज भी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। यस बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा सवाल देखते हैं जो जेईई मेंस 2015 में आया था, कुछ सालों पहले ही आया हुआ था सेट्स का सवाल। तो अभी तक जो भी हम पढ़े हैं, आइए एलिवेट करते हैं खुद को और देखते हैं तो क्या हम लोग जेईई के चैलेंज के लिए रेडी है। बिल्कुल भी डरे मत, क्योंकि जेईई मेंस 2015 लिखा हुआ है। कंसेप्ट्स को अप्लाई करें, टाइम ले, पॉज करें वीडियो को और कॉन्फिडेंटली अटैक करें। कम ऑन बच्चों। Yes, in a certain town 25% of the families own a phone and 15% own a car. ठीक है, 65% families own neither a phone nor a car and 2000 families own both a car and a phone. राइट? तो यार मुझे लगता है इस तरीके के केसेस में वेन डायग्राम निकाल के थोड़ा डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स आप अल्जेब्रिकली भी कर सकते हो, राइट? बट एक वेन डायग्राम निकालते हैं, वेन डायग्राम निकालते हैं और फोन को कैपिटल P लिख देते हैं
और कार को कैपिटल C लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पे हम दो सर्कल्स बनाएंगे जिसमें से एक रिप्रेजेंट करेगा P फोन और एक रिप्रेजेंट करेगा कार। अब हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि 25% ऑफ द फैमिलीज ओन अ फोन एंड 15% ओन अ कार, 65% ओन नीदर अ फोन नॉर अ कार, ठीक है। तो यहां पे 65% फैमिलीज हैं बाहर, इसके बाहर, ठीक है। नाउ 2000 फोन फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन। तो यहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो 2000 फैमिलीज हैं, 2000 फैमिलीज यहाँ पे हैं, ठीक है। यस, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। 5% फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन, मतलब ये 2000 जो है वो 5% है, ये बोला जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। 35% फैमिलीज ओन ईदर अ कार और अ फोन, मतलब ये यूनियन है, जो कि काफी ऑब्वियस है। अगर आप देखोगे तो अगर बाहर 65% है तो ये अंदर यूनियन जो है वो 35% होगा। यस, तो ये स्टेटमेंट काफी सही लग रहा है, ध्यान से देखो। P यूनियन C, यस, P यूनियन C इज गोइंग टू बी 35%। वाई? क्योंकि टोटल 100% होता है, टोटल 100% होता है, तो 100 माइनस 65% विल गिव यू 35%, विच डज मेक सेंस, राइट। 35% यूनियन है तो वो दिया गया है आपको, राइट। 40,000 फैमिलीज लिव इन द टाउन, ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं, पहले इसके लिए ये जो इंटरसेक्शन है उसको अटैक करना जरूरी है बाकी के नंबर्स को यूज करके। 25% ऑफ द फैमिलीज ओन अ फोन, है ना, तो ये चीज 25% है, ठीक है। एंड 15% ओन अ कार, 15% ओन अ कार, तो यहाँ पे 15 है, ठीक है, यहाँ पे 15 है, राइट। सो हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि number of people who are using a phone in percentage terms is 25%, number of people who own a car in terms of percentage is 15%. तो number of people who don't own a phone, जो फोन के बाहर है, और don't own a car as well, ठीक है, तो वो 65% है। तो यहाँ पे एक थोड़ा टेक्निकल फ्लॉ है, अगर आप देखो तो वो यहाँ पे यूनियन नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन आएगा। और डी मॉर्गन्स लॉ लगा के आप ये बोल सकते हैं कि फोन और कार यूज करने वाले जो लोग नहीं हैं, बिल्कुल भी फोन या बिल्कुल भी कार नहीं, वो 65% है। और ये चीज हमने यहाँ पे भी लिखी हुई थी, क्योंकि ये लिखा हुआ गया है 65% फैमिलीज नीदर ओन अ फोन नीदर अ कार, तो वो ये बाहर वाले रीजन में आएंगे। और वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, उससे ये पता चलता है कि अंदर वाला जो रीजन है वो 35% है। तो ये जो है वो 35% है बच्चा, ठीक है। यस, तो ये जो पूरा रीजन है दिस इज 35%। इन टर्म्स ऑफ परसेंट हम बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंट हम बात कर रहे हैं, P यूनियन C जो है अब 35% होगा, जो हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। ऑफ कोर्स हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि नंबर नहीं है, परसेंटेज टर्म्स में है, तो परसेंटेज टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा। बट ये वाला फॉर्मूला यूज करके काफी इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। यूनियन 35% है, तो अभी के लिए 35 लिखते हैं, इक्वल टू फोन यूज करने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 25% लोग हैं, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, प्लस कार यूज करने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 15, तो यहाँ 15 आएगा, माइनस P इंटरसेक्शन C। अगर इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 5% आएगा, माइनस NP इंटरसेक्शन C इस तरफ आएगा, 35 राइट हैंड साइड में जाएगा, 25 प्लस 15 इज 40, 45 माइनस 35 इज 5। तो ऐसे 5% लोग हैं, ऐसे 5% लोग हैं जो फोन और कार दोनों इस्तेमाल करते हैं, ऐसे 5% लोग हैं, राइट, ऐसे 5% लोग हैं जो फोन और कार दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो अगर 5% करस्पॉन्ड्स टू 2000 फैमिलीज, क्योंकि दिया हुआ है ना बेटा कि 2000 फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन, तो 5% 2000 फैमिलीज हैं, तो 100% क्या होगा, ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 इंटू 1000 अपॉन 5, तो बेसिकली 2000 इंटू 20 विच इज 40,000 फैमिलीज। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी हमने ऑलरेडी करेक्ट है, ये प्रूव कर दिया। 35% फैमिलीज ओन ईदर अ कार और फोन, बाहर 65 है तो अंदर 35। 5% फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड फोन, वो भी हमने प्रूव कर दिया, तो ऑप्शन ए भी सही है।
एंड हेंस क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, A, B and C all are correct, जो ऑप्शन 3 में है. So ऑप्शन 3 is the right answer to this question. Fantastic question I guess, जेई मेंस में आया हुआ था, बट मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल डिफिकल्ट है. थोड़ा सा वेन डायग्राम का इस्तेमाल, बेसिक फॉर्मूला जो हमने यूज किया, बट यहाँ पे एक ही चीज है जो आपको पुश बैक कर सकती है और वो है परसेंटेज. परसेंटेज से मत डरिए, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगाइए, परसेंटेज के टर्म्स में ही इंटरसेक्शन निकालिए और फिर आंसर आप आराम से ला सकते हो. राइट. सो यस, आइए एक वेन डायग्राम से एक और चीज प्रूव करते हैं फटाफट. यस, शो दैट n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश. तो ध्यान से आप पहले तो a क्या है ये ऑलरेडी जानते हैं, है ना, a क्या है ये ऑलरेडी जानते हैं, b ये है, तो b डैश क्या है बेटा, b वो सारी चीजें हैं जो b के बाहर है. ठीक है, जो b के बाहर है, तो b के बाहर ये भी आएगा. ध्यान से देखना, ये b सर्कल के अंदर जो भी नहीं है, b के बाहर है, वो सारी चीजें आएंगी. ठीक है, तो ये सारी चीजें और a में क्या कॉमन है, ये ग्रीन शेडेड रीजन और a में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं हम, ये वाला पार्ट कॉमन है ना. तो ये वाले पार्ट को शेड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, है ना. सो ये वाली जो चीज है वो यहां हम शेड कर रहे हैं. यस, ध्यान से देखना, a और b डैश में क्या कॉमन है, a के अंदर और b के बाहर क्या कॉमन है, ये वाली चीज कॉमन है ना. अब राइट हैंड साइड में चलते हैं. n ऑफ a क्या है, ये पूरी चीज, ये पूरी चीज में से हमें क्या निकालने बोला गया है, ये पूरी चीज में से हमें क्या निकालने बोला गया है, हमें ये पूरी चीज में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालने बोला गया है. तो बचेगा बस ये, दोनों सेम है और वही फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो ध्यान से देखो यार, वेन डायग्राम से काफी फायदा होता है चीजों को कनेक्ट करने में, समझ करने में. बेसिक लॉजिक हमने लगाया है डिफरेंस वाला, बेसिक लॉजिक हमने लगाया कॉम्प्लीमेंट का और इंटरसेक्शन का. राइट. तो चलिए बच्चों, आखिरी पड़ाव पे आज के सेशन के काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने देखी आज, काफ़ी ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को जाना, परखा, प्रॉब्लम्स को देखा, इनफैक्ट जेई मेंस के भी प्रॉब्लम को देखा. कल के सेशन में हम लोग फोड़ने वाले हैं क्योंकि ये सारे कंसेप्ट्स को जो है हम इस्तेमाल करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ जेई मेंस प्रॉब्लम. उस सेशन में आप देखोगे कि यार कितने ऑलमोस्ट वंस इन एवरी ईयर आपको एक से एक क्वेश्चन तो मिलेगा सेट से. राइट. तो अभी एक ऐसा ब्रेनस्टॉर्मर करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा. तो फटाफट सोचिए कि क्या आप एक केक को 8 इक्वल पीसेस में, इक्वल बीइंग द इंपॉर्टेंट वर्ड, 8 इक्वल हिस्सों में बांट सकते हो 3 कट्स को, सिर्फ 3 कट्स को यूज करते हुए. कम ऑन, सोचिए किस तरीके से करेंगे. पॉज कीजिए वीडियो को और अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए. ये एक पजल जैसा है, ये एक थ्रिलिंग पजल जैसा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने सेट्स के बारे में आज सीखी. तो फटाफट थोड़ा सा एंजॉय कीजिए और क्रिएटिवली सोचिए कि कैसे आप इस केक को जो है 8 इक्वल हिस्सों में बांटेंगे सिर्फ 3 कट्स को यूज करते हुए. पॉज द वीडियो एंड क्रैक दिस क्वेश्चन. यस, think all of you minions. Yes. तो बच्चों, आई होप आपने अभी तक इस चीज का सलूशन निकाल लिया होगा. अगर नहीं निकाला होगा तो भी कोई बात नहीं है, कुछ नया इंटरेस्टिंग मजेदार सीखने को मिलेगा जो आप अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं और जो है खुशी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. राइट. तो ये चीज का हल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 ऊपर से नॉर्मल कट्स करने पड़ेंगे. ये आपके केक का टॉप व्यू है, वहां पे हमने 2 कट्स किए हुए हैं. जैसे आप देख पा रहे हो कि यार 4 इक्वल पीसेस तो हो गए, बट हमें तो 8 इक्वल पीसेस चाहिए. और अगर कोई भी तीसरा कट आप करने जाओ, अगर मान लो आप ये एक ऐसा कट कर रहे हो, तो पहली बात तो इक्वल पीसेस नहीं मिलेंगे, कैसे भी आप कर लो. तो इसीलिए तीसरे कट के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा. तीसरे कट के लिए आपको इन चारों पीसेस को निकालना पड़ेगा और जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंगली इन चारों पीसेस को एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा, है ना. अब जब आप इन चारों पीसेस को एक के ऊपर एक रखोगे और उसको बीच में से तीसरी बार कट करोगे, ध्यान से देखना, ये तीसरा कट है. पहले जो है हमने 1 कट और 2 कट, ये 2 कट हो गए. इन 2 कट को करने के बाद चारों पीसेस को निकाला, एक के ऊपर एक स्टैक किया और ले मारा तीसरा कट.
जिससे कि 8 पीसेस बन गए। है कि नहीं मजेदार, राइट बच्चों? तो आई होप आप सब लोगों को ये मजा आया होगा। एक इंटरेस्टिंग पजल था। ऑफ कोर्स इसमें कुछ ऐसी डाउट्स हो सकते हैं जो लोग बोल सकते हैं कि यार सर इससे तो केक का कचुम्बर बन जाएगा, ऊपर से काटोगे। यस, इफ एंड नॉट है, इसीलिए तो ये एक पजल है, इसीलिए तो एक ऐसा चीज़ है जिसको टेढ़े मेढ़े तरीके से सोचना है, इसीलिए मैंने सेशन के ये आखिरी में रखा है। आई होप आपको इसमें भी मज़ा आया होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को आपने कॉन्कर कर लिया होगा। काफ़ी मज़ा आया होगा आपको सेट्स ये चैप्टर पढ़ने में। और अगले सेशन में बारी है प्रॉब्लम्स को अटैक करने की। प्रॉब्लम मैराथन होगा नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन बच्चों, मुझे काफ़ी मज़ा आया पढ़ने में। आई होप आप लोगों को भी हेल्प हुई होगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स फोड़ेंगे काफ़ी अलग अलग लेवल के, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेई मीन्स के क्वेश्चन भी। सो दैट्स माई टाइम। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। बाय गाइस, लव यू।